हाय डियर स्टूडेंट्स, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab. Today I'm discuss about the mechanism of evolution. क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं बेटा डार्विन साहब की, क्योंकि लैमार्क की थ्योरी तो बिल्कुल बेकार थी। ठीक, तो हम लोग डार्विन और ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी थोड़ा सा और बात कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन ने बताया था बेटा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कल हम लोगों ने बात की थी। लेकिन डार्विन साहब ये नहीं बता पाए थे एराइवल ऑफ फिटेस्ट कि एराइवल कैसे आता है, फिटनेस कैसे आती है, ये बात ये नहीं बता पाए थे, क्योंकि डार्विन साहब को ज्यादा नॉलेज नहीं थी जेनेटिक्स के बारे में। ठीक, इस वजह से डार्विन साहब ने अराइवल ऑफ फिटनेस की बात की थी। और जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, अगर इवोल्यूशन जेनेटिक के बेसिस पे ना प्रूव हो जाए तब तक हम लोग उस इवोल्यूशन को सक्सेस नहीं मानते। ठीक, जैसा कि मैं थोड़ा सा बात करूं इवोल्यूशन की, आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात की थी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्रोमोसोम है बेटा, और ये क्रोमोसोम ये जब ये क्रॉसिंग और आपस में करते हैं इस तरीके से, यानी जो इवोल्यूशन होता है बेटा जब ये क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग वर करते हैं। ठीक, आफ्टर क्रॉसिंग वर ये जो है क्रॉस हो जाते हैं, कुछ पार्ट इसका इसमें चला आता है बेटा, कुछ पार्ट इसमें चला जाता है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग वर की, जो कि आपको हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बहुत डिटेल पढ़ाया था। तो यहाँ पे यानी ये हर जगह कहीं भी इवोल्यूशन हो रहा है तो यानी यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी वहां रिकॉम्बिनेज एंजाइम खर्च होगा, क्रॉसिंग वर होगी, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर इसमें, कुछ कैरेक्टर इसमें आएंगे। अब यही आगे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, नए कैरेक्टर के साथ जो स्पीशीज बनेगी, जो चेंजेस आएंगे वो अलग होंगे अपने पेरेंट्स से। यानी यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, यानी यही फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा इवोल्यूशन के लिए। ठीक, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इवोल्यूशन के बारे में, तो अभी हम डिटेल समझाएंगे ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी लेके। तो इवोल्यूशन यानी हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है बेटा क्रॉसिंग वर हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, नए कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। यानी ये जो स्पीशीज आ रही है ये अपने पेरेंट से अलग होगी, इसमें वेरिएशंस होंगे, इसमें इवोल्यूशन होंगे, इसमें म्यूटेशंस होंगे। क्लियर? लेकिन डार्विन साहब को तो पता ही नहीं था जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो डार्विन साहब ने क्या कहा, डार्विन की भी थ्योरी अपनी जगह सही थी। डार्विन साहब ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि जो भी इवोल्यूशन हो रहा है ये स्लो है, एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये डायरेक्शनल है। क्या कहा था बेटा, ये डायरेक्शन में हो रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही। स्लो प्रोसेस है, डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में होता है। और डार्विन साहब ने एक बात और कही थी, जो भी चेंजेस होते हैं ये पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हालांकि उनकी बात सही थी, यानी ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस किसी न किसी हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है, हर इंडिविजुअल के अंदर होगी। तो डार्विन साहब ने कहा था कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो पॉपुलेशन के अंदर ही, पॉपुलेशन के भीतर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेकिन इनको जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, इन्होंने कहा स्लो प्रोसेस है, डायरेक्शनल है, ये बात इनकी सही थी।
ठीक, उसके बाद मेंडल साहब आए। मेंडल साहब ने क्या कहा? मेंडल साहब ने कहा, इन्होंने खुद कहा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन्होंने बात की थी बेटा इनहेरिटेबल फैक्टर्स की। इन्होंने क्या कहा था? इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी। इन्होंने कहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, उसी के द्वारा ये चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वो श्योर नहीं थे, क्योंकि इनको भी जो है, मेंडल साहब को भी जेनेटिक्स के बारे में उतना ज्ञान तो नहीं था। उन्होंने जो जीन था उसको क्या कहा था? फैक्टर। बाद में जब बहुत सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, जो है प्रोटीन की, कोई कह रहा था प्रोटीन है, कोई कह रहा था डीएनए है, कोई कह रहा था आरएनए है, कोई कह रहा था अमीनो एसिड है। अलग अलग तरीके की थ्योरीज हम लोगों ने बहुत बहस की, डिबेट का मुद्दा था जो है, इसमें हम लोगों ने बहुत थ्योरीज पढ़ी। तो मेंडल साहब ने फैक्टर कहा, बाद में ये पहचाना गया जीन के फॉर्म में। ठीक, अब इसके बाद आए ह्यूगो डी वरीज। कौन आए बेटा? ह्यूगो डी वरीज साहब आए। ह्यूगो डी वरीज साहब ने जो अपना काम किया वो इवनिंग प्रिमरोज पे किया। किस पे? इवनिंग प्रिमरोज पे काम करने के बाद इन्होंने कहा, इन्होंने बात की म्यूटेशन की। अब हम लोगों ने म्यूटेशंस अलग अलग तरीके से पढ़ा है। म्यूटेशंस क्या होता है? सडन चेंज हो जाए, रैंडम चेंजेस की बात की। यानी इन्होंने कहा कि म्यूटेशंस जो होते हैं बेटा, सडन चेंज, या हम लोग कहें रैंडम चेंज हो जाए या सडन चेंज हो। दूसरी, इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कहा था डार्विन की। इन्होंने कहा सडन चेंज, एक जो इवोल्यूशन है, जो म्यूटेशंस हो रहा है, ये सडन चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शनलेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और क्या कहा था इन्होंने? डायरेक्शनलेस है। ठीक, अब इन्होंने कहा, इन्होंने बात की बेटा आगे चल के, जो भी म्यूटेशंस हो रहे हैं, इन्होंने बात की थी साल्टेशन की। किसकी बात की थी बेटा? साल्टेशन की, कि सिंगल स्टेप में, किसमें बेटा? सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ह्यूगो डी वरीज ने जेनेटिक के बेसिस पे प्रूव करना चाहा। उन्होंने कहा कि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हैं, सडन चेंजेस होते हैं, चाहे जीन में हो, चाहे डीएनए में हो, चाहे बेस पेयर में हो। हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे म्यूटेशंस, इनकम्प्लीट म्यूटेशंस, कंप्लीट म्यूटेशंस। ठीक है, जो है हम लोगों ने पढ़ा था प्यूरिन में चेंजेस हो जाए, प्रिमिडीन में चेंज हो जाए, ठीक है ना, सेम बेस पेयर में चेंजेस हो जाए, अलग अलग तरीके का म्यूटेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पे क्या हो रहा है? सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशंस हो जाए। ठीक, यही स्पेसिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ह्यूगो डी वरीज का बिलीव था इस बात पे। बताओ भाई, क्या बात समझ में आ रही सबको? बताएं मुझे फटाफट। अगर बात समझ में आ रही हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक, अब उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं बेटा, जबकि डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था बेटा, जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये स्मॉल हैं, या हम लोग कहें ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ये भी बात सही है। जो भी नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और क्या है? ये एक डायरेक्शन में हो रहा है, ये डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नियो डार्विनिज्म की। यानी ये दोनों कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे
जो है जेनेटिक पूल में एक पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे। जब तक पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे ये थ्योरी हमारी कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम की, जिसमें दोनों नियमों को कंबाइन करके जो है एक थ्योरी बनाई गई, जिसमें हम लोग जेनेटिक बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, जीन माइग्रेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस पढ़ेंगे, जीन फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है ना, म्यूटेशंस की थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का टॉपिक अभी नहीं है वो हार्डी-विंगबर्ग, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग बेटा इसमें बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक। इसमें अगर हम लोग देखें सबसे ठोस सबूत जो हमारे पास है बेटा वो फॉसिल्स हैं, ठीक है। फॉसिल्स प्रोवाइड डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू एज। यानी जो फॉसिल्स हैं बेटा यही हमारे पास एक सॉलिड सबूत है इवोल्यूशन का, ठीक है। फॉसिल्स आर स्टडीड फॉर नोइंग अबाउट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में बेटा जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो हम लोग फॉसिल से प्राप्त करते हैं, ठीक। फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बीरबल साहनी है, डॉक्टर बीरबल साहनी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट लखनऊ, ठीक, लखनऊ में ही सिचुएटेड है। बीरबल साहनी इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, ठीक। स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड्स जो है जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अबाउट 25,000 ईयर्स ओल्ड फ्रोजन एलिफेंट लाइक ऊली मैमल्स, ठीक, ऊली मैमल्स वेयर फाउंड इन बरीड इन आइस इन साइबेरिया, ठीक, जो बिल्कुल एलिफेंट्स की तरह था जो साइबेरिया में पाया गया। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो हमारी बॉडी में हार्ड पार्ट्स होता है वही बचा रह जाता है रॉक के अंदर, फाउंड इन रॉक्स, ठीक। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो चट्टान होते हैं, रॉक होते हैं, वो लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेयर बाय लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटा, ठीक। अब बहुत तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। लेकिन जो फॉसिल्स पाई जाती हैं बेटा वो मोस्टली पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। किसमें बेटा? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाई जाती हैं। डायनासोर का एक्सटिंक्शन अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने पढ़ा है कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे 65 माया में, ठीक। तो उनके भी हम लोगों को फॉसिल्स मिलते हैं, जिससे हम लोगों को लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड सबूत है, हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले रह चुके हैं और किसी न किसी कारण वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वो विलुप्त हो गए, ठीक। आगे कह रहा है कि डिफरेंट एज्ड रॉक्स सेडिमेंट्स कंटेन fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediments। अलग अलग चट्टान में हमें अलग अलग fossils मिलेंगे। Some of them appear similar to modern organism। कुछ बिल्कुल सिमिलर हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह। They represent extinct organism e.g. डायनासोर। हम लोगों ने भी पढ़ा डायनासोर 65 माया में एक्सटिंक्ट हो गए। जब ये एक्सटिंक्ट हो गए तो जाहिर सी बात है इनके रिकॉर्ड्स हमें बता रहे हैं, फॉसिल्स बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे
इस दुनिया पे, हमारी इस धरती पे रह चुके हैं। A study of fossils in different sedimentary layers indicates geological period in which they existed, यानी वो हमें बता रहे हैं जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें, द स्टडी शोज दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। ठीक, ये लाइफ फॉर्म्स हमें बता रहे हैं अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हम लोग एरास की हम लोगों ने बात की थी। Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidence. हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? paleontological evidence बोलते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स दो लेयर होती हैं, अपर स्ट्रेटा जो होती है यंगर होती है, लोअर जो होती है वो ओल्डर होती है। अगर अपर स्ट्रेटा में कोई फॉसिल्स हमें पाई जा रही, यानी यंगर है, वो कम लाइफ स्पान है उसका, भी जल्दी ही उसकी डेथ हुई थी। लोअर वाले में जो पाई जा रही है यानी वो बहुत पुराना है, बहुत ही एंशिएंट है। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, बहुत सारे रॉक होते हैं बेटा, इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री होता है, लेकिन जो फॉसिल्स ज़्यादातर पाई जाती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं फॉसिलाइजेशन इन एनिमल्स बरीड एंड प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। जो फॉसिलाइजेशन एनिमल्स में ये अंदर धसे हुए हैं वो हमें प्रिजर्व करते हैं नेचुरल प्रोसेस के लिए। अब जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो दब के मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे उनके फॉसिल्स अंदर दबे हुए हैं, जिसमें हम लोग को बहुत सारे जब हम लोग चट्टानों की खुदाई होती है तो उसमें अलग अलग तरीके के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। अब एज ऑफ फॉसिल्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय यूरेनियम लेड मेथड। किससे हम लोग बेटा? यूरेनियम लेड मेथड और पोटेशियम आर्गन मेथड से। ठीक है, और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम लोग अलग अलग जो है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल, हम लोग एज ऑफ फॉसिल्स हम लोग पता करते हैं। ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है बेटा। ये मोस्ट एक्यूरेट एविडेंस है हमारे पास, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिससे हम लोग फॉसिल्स की डेटिंग करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा बेटा इसको। ठीक है, वही फॉसिलाइजेशन एनिमल बरीड, ठीक है, एज ऑफ फॉसिल्स यूरेनियम लेड मेथड और पोटेशियम आर्गन मेथड और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग और ESR टेक्निक से। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है बेटा होमोलॉगस ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन हैविंग सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस कॉल्ड होमोलॉगस। फॉर एग्जांपल व्हेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमंस ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न्स ऑफ द बोन्स। अब हम लोग आते हैं बोर्ड पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, आज ये बेटा हम लोग बात कर लेते हैं अब होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग देखें होमोलॉगस क्या होता है बेटा, तो पहला पॉइंट सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक, सेम स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट हो तो हम लोग कहेंगे होमोलॉगस। दूसरा पॉइंट, होमोलॉगस को ही हम लोग बोलते हैं बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन एंसेस्टर। स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन एडेप्टेशन अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए इन्होंने किया, यानी ओरिजिन सेम है, सिमिलर ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्टर हैं, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्ट किया तो इनका फंक्शंस जो है अलग हो गया। यानी अगर हम लोग इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना सब सिमिलर पाई जाएंगी, फाइलेंजेस पाई जाएंगी, मेटाकार्पल, कार्पल सब पाई जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान इनको अलग अलग डायरेक्शन में जो है अपने आप को सरवाइव करना पड़ा, इस वजह से इनका फंक्शंस जो है अलग हो गया, लेकिन ओरिजिन इनकी क्या थी? बिल्कुल सिमिलर थी।
क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस, याद रखना HD से, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है। अब इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो होमोलॉगी होने के लिए, ठीक है ना, जो है क्या क्या ज़रूरत होती है, पहले ये कंसेप्ट समझ लो। होमोलॉगस होने के लिए सिमिलर, बेटा सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, सिमिलर स्केलेटल ओरिजिन, सिमिलर ब्लड सप्लाई, सिमिलर नर्व सप्लाई, ये चीज़ें होनी चाहिए। सिमिलर स्केलेटल सप्लाई हो, सिमिलर ब्लड सप्लाई हो एंड सिमिलर नर्व सप्लाई हो, तभी हम लोग होमोलॉगस का एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फटाफट मुझे बताओ, फिर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को और बताऊं। बताइए भाई, पॉइंट अगर क्लियर हो तो। ठीक, चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल इसके देखते हैं बेटा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है सिमिलरिटीज आपस में शो करती हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर बात करें बेटा जो है वर्टिब्रेट्स के ब्रेन, वर्टिब्रेट्स के ब्रेन और हार्ट, ये शो करते हैं होमोलॉगी। ठीक। दूसरी अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा, बजा के हार्न टन घर से भागा तू, बजा के यानी बाउगेनविलिया, ठीक, हॉर्न यानी थॉर्न, ठीक, टन यानी टेंड्रिल, ठीक, बजा के हॉर्न टन घर यानी होमोलॉगी, भागा बजा के यानी बाउगेनविलिया, हॉर्न यानी थॉर्न, टन यानी टेंड्रिल, घर से तू यानी कुकुरबिटा। ठीक। अगर हम लोग देखें इसमें बेटा थॉर्न और टेंड्रिल, ये दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन है किसके बेटा? एक्सिलरी बर्ड के। किसके मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। जब ये एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है, लेकिन थॉर्न का फंक्शन आपको पता होगा बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, जबकि टेंड्रिल्स आपने पढ़ा होगा क्लाइंबिंग और सपोर्टिंग में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है बेटा? थॉर्न जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, कोई प्लांट इसको ग्रेजिंग ना करने पाए, खाने ना पाए, और जबकि टेंड्रिल्स जो है सपोर्टिंग और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बताओ फटाफट मुझे। ठीक। यानी अगर हम लोग देखें बेटा जो है बाउगेनविलिया में पाया जाएगा जो है थॉर्न, बाउगेनविलिया में क्या होगा बेटा? थॉर्न, और कुकुरबिटा में पाया जाएगा क्या? टेंड्रिल्स। क्लियर? ये एग्जाम्पल किसके हैं? होमोलॉगस के हैं। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं बेटा जो है आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग अगर बात करें, ठीक, स्पाइन ऑफ कैक्टी, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। स्पाइन ऑफ कैक्टस और टेंड्रिल्स इन पी। ठीक, ये जो होते हैं स्पाइन ऑफ कैक्टस और टेंड्रिल्स इन पी,
ये मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा लीफ का। स्पाइन ऑफ कैक्टस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड टेंड्रिल्स इन पी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, बट फंक्शन अलग अलग होते हैं। वंस अगेन, यानी सेम स्ट्रक्चर तो है, लीफ के मॉडिफिकेशन है, बट फंक्शन इनका अलग अलग है। वंस अगेन, स्पाइन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। टेंड्रिल्स का फंक्शन होता है क्लाइंबिंग, सपोर्टिंग में हेल्प करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, व्हेल के अंदर बेटा जो फिन्स पाए जाते हैं, ठीक, ह्यूमन के अंदर जो लिम्स पाए जाते हैं, चीता के अंदर जो लेग पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम्पल होते हैं बेटा होमोलॉगस के। किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? होमोलॉगस के। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर तो है लेकिन फंक्शन इनका अलग अलग है। ठीक है ना, सारे के सारे मैमेलिया में आते हैं। ब्लड सप्लाई क्लोज्ड है, नर्व सप्लाई सिमिलर है। ठीक है, लेकिन वेल्स में फंक्शन अलग है। फिन्स का फंक्शन तैरने में हेल्प करता है, ह्यूमन का लिम्स जो है काम करने में हेल्प करता है, चीता का लेग जो है रनिंग में हेल्प करता है एंड शिकार में हेल्प करता है। क्या बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? बताइए मुझे फटाफट। बैट के विंग्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी, अगर हम लोग बैट के विंग्स की बात करें, ये भी किस में आएगा? होमोलॉगस में आएगा। तो अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे मूव करूं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है होमोलॉगस के एग्जाम्पल हैं। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एनालॉगस पे। ठीक, इससे बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है, हर साल न जाने क्यों पूछा जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर एनालॉगस की, एनालॉगस में क्या होता है बेटा? वहां सेम स्ट्रक्चर था बट डिफरेंट फंक्शन था। यहां पे सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक, एसी याद रखिएगा। एनालॉगस को ही हम लोग बोलते हैं बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंट एंसेस्टर, यानी हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंट एंसेस्टर। वहां पे क्या था? होमोलॉगस में कॉमन एंसेस्टर होंगे। एनालॉगस सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर्स होंगे। चलिए, हम लोग इतना रफ कर दे रहे हैं, ये लाइन लिखी दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर यहां पे हम एग्जाम्पल देखें, हम लोग विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, अगर हम लोग बटरफ्लाई के विंग्स की बात करें या हम लोग कहें विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई जो है ये स्किन फंक्शन तो दोनों का किसमें? क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग। ठीक है, फ्लाई में हेल्प करते हैं, सॉरी क्लाइंबिंग नहीं, फ्लाई में हेल्प करते हैं विंग्स में ऑफ बटरफ्लाई स्किन का। लेकिन ये मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? स्किन मॉडिफिकेशन है। जबकि विंग्स ऑफ बर्ड आपने पढ़ा होगा बोन, न्यूमेटिक बोन होती है, बोन के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक, तो फंक्शन तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनके अलग अलग हैं। एक स्किन का मॉडिफिकेशन है, एक बोन का मॉडिफिकेशन है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे? एनालॉगस होंगे। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक, और आई ऑफ मैमल्स की अगर हम लोग बात करें, आई ऑफ ऑक्टोपस फंक्शन दोनों का क्या है बेटा? सेम, क्योंकि दोनों लाइट को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और देखने के काम करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लेकिन आई ऑफ ऑक्टोपस से मैमेलिया कह रहा हूं,
ऑक्टोपस जो है मोलस्का का मेंबर है, और मैमल्स मैमेलिया में है। एक तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ये सब खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? एनालॉगस के एग्जाम्पल हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये पहला था, ये दूसरा था, और तीसरा एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, आप बात करिए स्वीट पोटैटो की, चाहे मैं स्वीट पोटैटो की बात करूं या मैं बेटा बात करूं पोटैटो की, दो चीजें समझ लीजिए। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफिकेशंस किसका होता है बेटा? रूट का मॉडिफिकेशन है, आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है। एंड पोटैटो जो मॉडिफिकेशंस होता है बेटा, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होता है, दोनों के दोनों एब्सॉर्ब करते हैं फूड को, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि एक रूट का मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है बात बेटा? बताइए मुझे, क्या ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आपको? अलीजा, सकीना, सफीना, अदनान, बताइए भाई, फटाफट बताइए मुझे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना यहीं रुक के थोड़ा सा और समझाऊं। ठीक, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा जो है, ताकि इसी में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाए और आप लोग जो है अच्छा कर जाएं। अगर हम लोग बात करें, एक और आखिरी एग्जाम्पल जो है मैं इसके ऊपर जो है लिखता हूं, 4th एग्जाम्पल। अगर हम लोग फ्लिपर्स की बात करें, ठीक, फ्लिपर्स दो जगह, एक तो पेंगुइन में और एक डॉल्फिन में, ठीक। अगर हम लोग पेंगुइन में देखते हैं, फ्लिपर्स जो होते हैं, ये पेंगुइन क्या है? एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है, जबकि डॉल्फिन क्या है? एक्वेटिक मैमल है, ठीक। अब बताइए यहां पे क्या है? फंक्शन तो फ्लिपर्स का सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन अलग अलग है। एक फ्लाइटलेस बर्ड है और दूसरी डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम, ठीक। तो यानी ये एनालॉगस के एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, मेरे ख्याल से बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। बताइए भाई, अगर समझ में आ गया हो तो मैं अब अगला टॉपिक पढ़ाऊं आप लोगों को। बताओ फटाफट, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं एडेप्टिव मेलानिज्म की बात करता हूं। थोड़ा सा मैंने कल पढ़ाया था, आज भी थोड़ा सा इसको ज़रूर पढ़ाऊंगा ताकि बात पूरी तरीके से समझ में आए। एडेप्टिव मेलानिज्म का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एडेप्टिव मेलानिज्म की मैं बात करता हूं। एडेप्टिव मेलानिज्म की अगर हम लोग बात करें, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड, बात है 1850 की। 1850 यानी बिफोर, ये बात बताया था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम लोग बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट इतना साफ सुथरा था कि 2 तरीके के मौत पाए जाते थे। एक, ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं आफ्टर एडेप्टिव मेलानिज्म की। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था बेटा? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 की बात थी। 1920 में क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज लग गई, इंडस्ट्रीज लगने के बाद सारे के सारे जो है स्मोक निकल रहे थे, सूट्स निकल रहे थे, ठीक है ना, सारे के सारे बार्क ऑफ ट्रीज और ट्री ट्रंक जो है ब्लैक हो गए। जब वो ब्लैक हो गए तो इसमें डार्क कलर्ड मॉथ सरवाइव किए और वाइट कलर्ड मॉथ नहीं सरवाइव किए, ठीक है ना। डार्क कलर्ड मॉथ सरवाइव किए, वाइट कलर्ड मॉथ नहीं सरवाइव किए, क्योंकि कंडीशन इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं था उनके लिए। जब इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं था तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है।
अब इसमें जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर जो होता है लाइकेन होता है, लाइकेन की भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली। और जो लाइकेन होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका इंडिकेटर होता है एयर इंडिकेटर, और जो इकोलाई होता है ये वाटर इंडिकेटर होता है, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बताइए भाई ये बात सही। 1920s में एक बात और हुई थी, कोई मुझे बता सकता है क्या? 1920s में प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक बेटा, क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एडेप्टिव मिलेनिज्म की। एडेप्टिव मिलेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, यही था पूरी कहानी यही थी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियल 1850 की बात थी, कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा हर्बिसाइड की एंड पेस्टिसाइड की। हर्बिसाइड की हम लोग बात करें और पेस्टिसाइड की बात करें। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड में हम लोग देखते हैं, हम लोग डीडीटी, इंसेक्टिसाइड, ठीक, हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि डीडीटी का छिड़काव किया जाएगी। डीडीटी का छिड़काव से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो मॉस्कीटो की थी, ये मॉस्कीटो की पॉपुलेशन को मारने के लिए हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते थे। लेकिन डीडीटी का छिड़काव 2 से 3 साल में बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत खुश हुई कि ये एक सोल्यूशन हमें मिल गया जो मॉस्कीटो की पॉपुलेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद मॉस्कीटो की पॉपुलेशन को हम लोग कम नहीं कर पाए, क्योंकि वो रेसिस्टेंट हो गए अपने स्ट्रक्चर में, उन्होंने चेंज किया। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करता है। तो वो चेंजेस अपने अंदर उन्होंने किया और सर्वाइव किए। डीडीटी का लेकिन भयानक अफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म पे पड़ रहा था। इनका इफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ रहा था, इनका इफेक्ट हमारी फील्ड के ऊपर पड़ रहा था, इनका इफेक्ट फिशेस के ऊपर पड़ रहा था, इनका इफेक्ट हमारी जो है ह्यूमन के ऊपर पड़ रहा था। हम लोग डिटेल समझते हैं अभी क्या इफेक्ट थे। तो ये सब इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहे थे जो बहुत भयानक थे। ठीक, तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी हो गई, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब का हम लोग जैसे मान लीजिए ये हमारी फील्ड है, ठीक, ये हमारी फील्ड है, ये रिवर है, ये हमारी फील्ड है। हमने इसमें प्लांट लगा दिया, इसके अंदर बेटा हमने प्लांट लगा दिया, प्लांट छोटे छोटे लगे हुए थे। इसके अंदर जो इंसेक्ट थे इसको मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए हमने इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया। जब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया तो यही इंसेक्टिसाइड हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दिया। जो इंसेक्ट थे इनकी पॉपुलेशन तो कम हो रही थी, प्लस हमको फूड हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों को यूरिया का यूज़ करके इंसेक्टिसाइड को मार के, क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी थी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हम लोगों को फूड का लेवल भी बढ़ाना था, तो इसके लिए हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को हाँक के यूज़ कर रहे थे। ठीक, हाँक के यूज़ कर रहे थे ताकि हम लोग प्रोडक्शन का रेट को बढ़ा सकें। लेकिन हमारे यही आसपास से एक रिवर भी गुजरी थी, जब हम लोगों ने डीडीटी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस पर यूज़ किया। अब मान लो एक फार्मर है, ये फार्मर 3 जो है पॉकेट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लेके आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया 20 लीटर पानी में डालना है तीनों पुड़िया को। 3 पुड़िया डॉक्टर साहब ने दिया, 20 लीटर पानी में डालना है। लेकिन फार्मर होते हैं चालाक, उसने एक पुड़िया बचा लिया। ये पुड़िया उसने क्या किया? बचा लिया। अब इस पुड़िया को जब बचा लिया, उसने 20 लीटर पानी में 2 पुड़िया डाली। जब इस पे छिड़काव किया, देखा होगा फार्मर इस पे छिड़काव करते हैं, मॉर्निंग में जाओ तो देखने को मिलता है। इस पे जब छिड़काव किया उन्होंने, तो ये जो इंसेक्ट इसके ऊपर थे वो तो कमज़ोर हो गए, कुछ मर गए, कुछ कमज़ोर हो गए, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि ये इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेशन इसकी क्या हो गई? कम हो गई। जब कंसंट्रेशन कम हो गई तो इस पे अफेक्ट नहीं करेगा। जब अफेक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ये 2-3 दिन तक कमज़ोर थे, बाद में तगड़े हो गए। लेकिन अब जब इनके अंदर ताकत आई तो एक बार तो वो मुसीबत झेल चुके हैं, दोबारा से वही मुसीबत जब इनके ऊपर आएगी तो क्या असर करेगी? नहीं, ये बोलेंगे कि ऐसे वक्त हमने बहुत सारे देखे हैं। ठीक, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
यानी ये अपने आप को रेसिस्टेंट हो गए। अब फार्मर ने ये बचा रखी थी एक पुड़िया, ये 10 लीटर पानी में डाल के इस पर डाल दिया। फिर फार्मर ने, क्या ये असर करेगी? नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है। जिस कंसंट्रेशन से इसको मरना था वो कंसंट्रेशन आपने पहली बार में दी नहीं। जब पहली बार में वो कंसंट्रेशन आपने दी नहीं तो जाहिर सी बात है ये मरेगा नहीं। जब ये मरेगा नहीं तो जाहिर सी बात है आपकी क्रॉप को खा जाएगा, ये रेसिस्टेंट हो जाएगा और तगड़ा हो जाएगा। इसने इवोल्यूशन कर लिया, अपने अंदर अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज किया। जब अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया तो आप अगर 3 पुड़िया डालेंगे तब भी असर नहीं करेगा। अब आपको कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, आपको 5 पुड़िया 20 लीटर में डालनी होगी, तब नहीं ये जाके मरेगा। यानी इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया सर्वाइव करने के लिए। अब यही अचानक मान लो बारिश हो जाए, उसका पानी ये फील्ड को क्रॉस करता हुआ रिवर में आएगा। रिवर में बहुत सारी फिशेज होती हैं, इस तरीके से फिशेज आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे रिवर में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अब फिशेज इस प्लांट को खाएंगी। जब फिशेज इस प्लांट को खाएंगी और यही फिशेज आएंगी कहाँ बेटा? मार्केट में। यही फिशेज आएंगी मार्केट में। जब ये फिशेज मार्केट में आएंगी तो मार्केट में कौन खरीदेगा इनको? इंसान, यानी ह्यूमन खरीदेगा। जब ह्यूमन खाएगा इसको तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डीडीटी स्टोर है। डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मरकरी स्टोर है, अदर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर यूरिया स्टोर है। जब वही ऑर्गेनिज्म खाता रहेगा तो इंसान की बॉडी के अंदर वो केमिकल्स एक्युमुलेट होंगे। जब वो केमिकल एक्युमुलेट होंगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन, यानी 40 से 50 साल की उम्र में जाते जाते वो कैंसर के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब कैंसर के फॉर्म में स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है आगे चल के वो केमिकल जब स्टोर होगा तो आगे कैंसर कराएगा। जब कैंसर कराएगा तो इंसान की डेथ होगी। इसी वजह से जो कैंसर होता है वो 50 साल के बाद ही होता है, यानी ओल्ड एज की कंडीशन में कैंसर मोस्ट कॉमन होते हैं और इंसान समझ नहीं पाता है। आजकल की रोटियां अगर आप देखिए, इतना ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं कि अगर रोटी मॉर्निंग में पकाई जाती है तो वो शाम तक उसके कलर चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो रोटी 1-2 दिन की है, महकने लगती है। लेकिन पहले की रोटियां जो होती थी वो 2-2 दिन के बाद इंसान खाता था और इंसान कहता था कि बासी रोटी खाइए, उसमें ताकत है। लेकिन अब की रोटियां अगर मॉर्निंग में पकाओ तो दोपहर में वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर फफूंदी पड़ने लगती है, उनके अंदर जो है चिपचिपापन आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर बेटा बहुत सारे केमिकल यूज़ किए होते हैं जो केमिकल अपना कलर चेंज करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट पे वो अपनी रिएक्शन करते हैं। समझ रहे हैं? इसी वजह से लाइफ स्पान घट के हो चुका है 60 ईयर्स, ओनली 60 ईयर्स लाइफ स्पान हो चुका है इंसान का, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में केमिकल। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि हम लोगों को पॉपुलेशन बढ़ रही थी, क्रॉप का प्रोडक्शन करना था जो है, और इंसान हैरत अंगेज है कि ये जो है कैंसर क्यों हो रहा है। ठीक, जो टोबैको खाते हैं मैं उनसे कहूँगा टोबैको मत खाइए, क्योंकि आपको गले का कैंसर होना है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको फेफड़े का कैंसर होना है, जो धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको स्किन कैंसर होना है। तो कैंसर से बचिए, स्मोकिंग को छोड़िए। ये आखिर मुझे लगता क्यों हर तरफ धुआं सा। तो स्मोकिंग से छुटकारा पाइए और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि कैंसर बर्बाद कर देता है पूरे के पूरे परिवार को। ये देख रहे हैं ना आप किस तरीके से कैंसर हो रहा है, और हम सोचते हैं कि कैंसर का एक कारण है, कैंसर के 1000 कारण हैं। आप प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, वो जो केमिकल्स हैं उसके अंदर वो रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। जवानी होती है, चीज़ें पता नहीं चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है वैसे वैसे हमारे अंदर सिम्टम्स, हमारे ऊपर सिम्टम्स, हमारे अंदर चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। थाइमस खत्म हो जाता है बिल्कुल तरीके से, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो केमिकल स्टोर हैं वो अपना फॉर्म, अपना रूप दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरीके से एक एडेप्टेशन और होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। ये जो इवोल्यूशन हो रहा है मैन मेड है, यानी हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। अब हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट है बेटा, बहुत ही हालत मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि ये लेक्चर मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था, वो पता नहीं गलती से जो है फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं कैसे, तो दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक बार दवाइयाँ दे दी, जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी वो चले गए मार्केट से लेके आए, मान लो उनको फीवर था, नौजिया था, वॉमिटिंग थी और स्नीजिंग आ रही थी, सर दर्द था। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखा वो खा लिया, उनको आराम मिल गया। 2 दिन बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 दिन तक दवाइयाँ खाइएगा, लेकिन उनको आराम मिल गया। 2 दिन में उन्होंने दवाई छोड़ दी, लेकिन उनके अंदर जो बैक्टीरिया था वो मरा नहीं था, अभी वो कमज़ोर तो हो गया था लेकिन मरा नहीं था।
आपने दवाइयाँ छोड़ दी, 4-5 दिन बाद दोबारा से वही चीज़ें होने लगी, आपको सर दर्द होने लगा, फीवर आने लगा, स्नीजिंग होने लगी, दोबारा से आपने बची हुई दवाइयाँ खा ली, फिर 2 दिन बाद आराम हो गया, आपने दवाइयाँ छोड़ दी, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 दिन तक दवाइयाँ खाइएगा, लेकिन आपने नहीं खाया दवाई, क्योंकि आपको लग रहा था ठीक हो गए थे, क्योंकि चालाक बन रहे थे, सियाने बन रहे थे, सबसे ज़्यादा आप ही को तो ज्ञान है, गूगल डॉक्टर थे। लेकिन दोबारा से वही सिम्टम्स आए तो वो दवाइयाँ आपको असर नहीं करेंगी, अब हाई डोज में आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, तब जाके असर करेंगे। हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर वो रिएक्ट भी कर जाए, उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए, आपके ऊपर रैशेस पड़ने लगे, हार्ट बर्न की शिकायत हो जाए, आपको पेटों में जलन होने लगे, ठीक है। तो डॉक्टर ना बनिए, जो डॉक्टर जितना है उतना ही मानिए आप, वरना महंगा पड़ सकता है। यानी ये बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या किया, इवोल्यूशन किया, अपने अंदर अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, इवोल्यूशन किया। हर ऑर्गेनिज्म जीना चाहता है, कितनी भी हार्श कंडीशन हो सर्वाइव करना चाहता है, ठीक। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अब मैं एडेप्टिव रेडिएशन की बात करूँगा। अगर ये सारी के सारे टॉपिक आपको समझ में आए हों तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, जो है थोड़ा सा प्रमोट करिए। जो है बहुत कम सब्सक्राइबर रह गए हैं, अगर 100 सब्सक्राइबर और हो जाएँ तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं एक अच्छे फहरिस्त में जो है शामिल हो जाऊँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बात को और लाइक करें, सपोर्ट करें बेटा, ठीक। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली बेटा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एनिमल पढ़ लिया, मॉस्कीटो पढ़ लिया, जो है हम लोगों ने जो है एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन पढ़ लिया, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ पढ़ लिया, ठीक है। एग्जाम्पल एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड, सारी की सारी चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है। अब इतना ही रखते हैं बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है चीज़ों को, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर तो लाजमी है, ठीक। ओके, थैंक्स।